ठीक है, तो ये वाइंडिंग के लिए बनाते हैं। क्या होगा, ध्यान से समझना। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, मुझे उस चीज का बिल्कुल एक संतोषजनक उत्तर देने की कोशिश करिएगा। अगर मैं पूछूं कि लेट अस से स्लॉट नंबर ए और स्लॉट नंबर डी, इनके बीच का मैं एंगल कैलकुलेट करता हूं, तो इसके बीच का एंगल क्या होगा? इसके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी बताओ। इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर मैं बोलता हूं दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन स्लॉट ए एंड स्लॉट डी, ये कितना होगा, जल्दी बताओ। 90 डिग्री मैकेनिकल। थीटा एम इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। और कोई कुछ आंसर दे रहा है? और कोई आंसर देना चाहता है कोई और, जल्दी बताओ। हेलो, कोई कुछ कहना चाहता है, जल्दी बताओ। सर पोल पिच के इक्वल। हाँ, इक्वल टू द पोल पिच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थीटा ई इज इक्वल टू लेट अस से पाई। सही, यही तो बोले, यही बोलना चाहता हूँ। अब मैंने क्या किया, अब ध्यान से समझना मैंने करा क्या। मैंने जब इसका एक्सटेंडेड व्यू बनाया तो मैंने कहा लेट अस से ये मेरा नॉर्थ पोल है और ये है मेरा साउथ पोल। मैंने कह दिया ये इनके बीच की एक्सिस आ गई, ये इसके बीच की एक्सिस आ गई। इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर कॉइल का एक तरफ और कॉइल के दूसरी तरफ, कॉइल के एक तरफ और दूसरी तरफ के अंदर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल टू द पोल पिच। ये चीज क्या होगी, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोल पिच ही तो बोलते हैं। हाँ कि ना, जल्दी बताओ। इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पोल पिच। पोल पिच का मतलब थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पाई। अगर मैं कहता हूं, ध्यान से देखना, कि अगर कॉइल के हम लोगों ने क्या बनाया था, कॉइल के स्टार्टिंग एंड को बोला था एस और फिनिशिंग एंड को बोला था एफ। अब ध्यान से सुना, अगर लेट अस से दिस इज कॉइल साइड ए और कॉइल दिस इज फॉर कॉइल साइड बी, कॉइल साइड बी। अगर कहा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू थीटा 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल, देन दिस वाज रिफर्ड एज फुल पिच्ड कॉइल। यस और नो, जल्दी बताओ। यही बात हुई थी, इसको क्या बोला था, फुल पिच कॉइल। इसके बाद हम लोग ने आगे बढ़ते, हम लोगों ने बोला था कि फुल पिच कॉइल के अंदर क्या है, अगर इसके EC2 चीज देखी कि बेटा ये तो सीरीज में लगा हुआ है सब, ये कैसा है, सब सीरीज में है। तो अगर हम इनको ऐड, इनका फेजर सम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा EC1 और ये हो गया हमारा EC2, ये हो गया EC1 और ये हो गया EC2। तो जो नेट EC, जो रिजल्टेंट बनेगा, जो नेट रिजल्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी EC1 प्लस EC2। गलत तो नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यहां तक बात समझ में आ गई? और इसके बाद अगर मैं बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ EC1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EC2 इज इक्वल टू E1 लेके चलूं, मैग्नीट्यूड ऑफ EC1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ EC2 लेके चलूं, तो जो टोटल EC जनरेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस ऑफ E1। कितने लोग को बात समझ में आई, जल्दी बताओ। कितने लोग को बात समझ में आई? सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ। सही बात है? यस सर। तो बेसिकली फुल पिच के कॉइल की कंडीशन में क्या करा हमने, अर्थमेटिक एडिशन कर दिया। हमने क्या किया, अर्थमेटिक एडिशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही तो किया, क्या किया, अर्थमेटिक एडिशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यही पॉइंट तो करा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। गलत तो नहीं? मगर 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 अगर कोई मुझसे कहता है कि सर अब मुझे ऐसे कनेक्शन नहीं करने, मुझे कनेक्शन ऐसे करने हैं कि लेट अस से दिस एंगल इज n, सॉरी दिस पोल इज n एंड दिस पोल इज s एंड लेट अस ड्रॉ द पोल पिच एज वेल। ये मैंने बना दी पोल पिच, और उसके बाद उसने बोला कि मैं जो काम करूंगा मैं कुछ अलग तरीके से करूंगा, मैं एक इसका लेके चलूंगा और एक इधर लेके चलूंगा। मतलब कि मैं बोल रहा हूँ ये एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। तो मुझे ये बताओ
ये वापस मैंने कनेक्टर बना दिए अपने, और ये हो गया एस और ये हो गया एफ। अच्छा, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। पाई माइनस ये वाला एंगल पाई माइनस अल्फा, सिंपल सी बात है, दिस एंगल वुड बी पाई माइनस अल्फा। ओके, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू नाउ इज इक्वल टू पोल पिच है? क्या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पोल पिच है? No, जल्दी sir. बताओ। नहीं है ना? Sir. तो दिस इज नोन एज शॉर्ट पिच कॉइल। इसको क्या बोलते हो? शॉर्ट पिच कॉइल। इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच कॉइल। कुछ दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत तो No, नहीं? sir. ठीक है, मतलब अब पहले क्या करा था कि अगर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू कॉइल साइड इज इक्वल टू पोल पिच आ रहा है तब उसको बोलते हैं फुल पिच कॉइल, और इस वाले केस को इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट पिच कॉइल। अब जरा Short. ध्यान से समझना, आगे चलते हैं। अब मैं बोलता हूं कि लेट अस से इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू है EC1, फिर से वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, और इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है इसकी वैल्यू है EC2, इसकी वैल्यू EC1 EC2। अब जरा एक चीज बताओ, EC1 तो मैंने ऐसे बना दिया, EC1 तो मेरा ये बन गया, EC2 कैसे बनेगा? EC2 कैसे बनेगा, कौन बताएगा? Sir, EC2 अल्फा बताओ कैसे? नीचे, अल्फा एंगल नीचे। अल्फा एंगल बेटा कम हो रहा है ना, अल्फा एंगल जी कम सर। हो रहा है तो 180 माइनस अल्फा तो ये बनेगा ना, ये ऐसे, मतलब तुम्हारे हिसाब से दिस एंगल शुड बी पाई माइनस अल्फा ना? यस सर। सही है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा। अतर सही है यहाँ तक? जी सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेट अस से इसकी वैल्यू हो गई EC2। क्लास साथ साथ हो? जी आशना, सर। यस सर। आशना, यस आशना, सर। यस सर। सुनाई दे रहा है? सुनाई दिखाई सब कुछ तमीज से दे रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, कोई ठीक दिक्कत है। नहीं। अच्छा, अब लेट अस से कि ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है और ये वाला पॉइंट C है। अच्छा, अब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या निकलेगा? मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। अब बताओ रिजल्टेंट क्या होगा इसका? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? आशना बोलना बच्चे, इसका रिजल्टेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। सर अंडर रूट। नहीं, 90 डिग्री नहीं है, अंडर रूट छोड़ो, रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट तो यही होगा ना, सर AC। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? AC तो हो जाएगा। हमने हमेशा ये बात बोली थी, AC रिजल्टेंट इज इक्वल टू फेजर सम ऑफ EC1 प्लस फेजर सम ऑफ EC2। यही तो बात होती थी। यस और नो? हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसका अगर फेजर एडिशन करोगे तो फेजर एडिशन में कौन सा फेजर बनेगा? AC तो बनेगा। हाँ या ना, जल्दी बताओ। मतलब हमने सीधे सीधे बोल सकता हूँ AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। गलत की सही, जल्दी बताओ। गलत की सही, जल्दी। सही है। सही। अब जरा ना, अब जरा एक काम करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 1 मिनट देना मुझे, 1 सेकेंड। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, तो इसको डिलीट कर दूं, ये गया। ठीक है, इसको छोड़ दिया। ओके, कैन एनीबडी टेल मी अबाउट व्हाट वुड बी द एंगल BCA कितना होगा? BCA कितना होगा? एंगल BCA कितना होगा? अब ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर एक assumption मैं भूल गया, फिर से उसके बारे में बात करूंगा। नाउ लेट अस वंस अगेन टेक कि EC1 इज इक्वल टू EC2 इज इक्वल टू E1। फिर से वही जो पहले लेके चलते। ओके, नाउ अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, गलत तो नहीं होगा? जल्दी बताओ। आइसोसेलेस ट्राइंगल अल्फा वाई गलत बात। अगर मैं बोलता हूँ, ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? पहली बात ये बोली कि EC1 इज इक्वल टू EC2। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये बराबर, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए। सॉरी, अगर तो मैंने सीधी सीधी बात है, मैंने बोला ये और ये बराबर हो गए। अगर ये और ये बराबर हो गए तो एंगल बराबर हो जाएगा, इसका ये वाला एंगल भी हो जाएगा अल्फा बाय 2, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? अल्फा वाई 2 दोनों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं, अब ध्यान से समझना, मैं दोबारा कैलकुलेशन पूरा बताऊंगा क्योंकि ये कैलकुलेशन आता है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगर मैं पॉइंट बी से इस वाले ट्राइंगल, इस वाली बेस पर AC पर परपेंडिकुलर डालूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री पे गिरेगा। यस और नो? यस और नो? जी सर। जल्दी बताओ।
अगर मैं पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं एसी पर, ठीक है, और एफ यहां लेट अस से इस पॉइंट का नाम रख देता हूं एफ, डी नहीं रख रहा, ठीक है, तो क्या मैं एक बात बोल सकता हूं, सिंस दिस इज एन इक्वल आइसोलेसिस ट्राइंगल, सिंस AB इज इक्वल टू BC, AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AF, क्या ये बात मैं बोल सकता हूँ नहीं बोल सकता? जल्दी बताओ, कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। जी सर, सही है। सही है, सही है, गलत है? जल्दी बताओ। सही है आशना, सही है सर। Yes, सही है sir. बेटा। अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो फ्रॉम द एपेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर किसी को डाउट हो रहा हो, मैं भी हिंदी मीडियम हूँ, इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जहां तक मुझे याद है यही बोलते थे, बाकी एक पता नहीं मुझे। तो अगर मैं बात करूं, अब ध्यान से देखना, अब अगर मैं ट्राइंगल ABF उठाता हूं, मैं उठा रहा हूं, क्या उठा रहा हूं? ट्राइंगल ABF, सही है, गलत तो नहीं? हेलो, यहां तक हो या नहीं हो? जल्दी बताओ। अरे दोस्तों, यस है सर। यस यस हो सर। ना? यस सर, यस सर। ट्राइंगल ABF उठाता हूं तो मैं लिख सकता हूं AF इज इक्वल टू AB इंटू कॉस अल्फा बाय 2। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, कितने लोग को सही लग रहा है, कितने लोग को गलत लग रहा है? Yes. सही लिख है सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? जी सही सर। है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं AF इज इक्वल टू E1 कॉस अल्फा बाय 2। सही बात है, गलत तो नहीं? सही बात गलत बात? जल्दी बताओ। सही है सर। सही बात गलत बात, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक नया फैक्टर इंक्लूड हम कर रहा हूँ, एक नया फैक्टर इंक्लूड कर रहा हूँ जिसको बोलेंगे केसी। केसी, इसको मैं बोलूंगा कॉइल स्पैन फैक्टर। ओके सॉरी, इसको मैं बोलूंगा कॉइल स्पैन फैक्टर या पिच फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉइल स्पैन फैक्टर ऑब्लिक पिच फैक्टर। इसकी जो डेफिनेशन है बड़ी अच्छी है, इसकी डेफिनेशन बहुत आराम से लिख रहा हूं, ध्यान समझना। इट इज द रेशियो, it is the ratio of the voltage generated in the short pitch coil, to the voltage generated in full pitch coil। ठीक है, इसी का नाम एक और है, केसी का नाम है दिस। इसको एक नाम और बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्डिंग फैक्टर। तो इसके भी 3 नाम है, नील नितिन मुकेश। पहला नाम है कॉइल स्पैन फैक्टर, दूसरा नाम है पिच फैक्टर, तीसरा नाम है कॉर्डिंग फैक्टर। अगर मैं फॉर्मूले के टर्म पे लिखूं तो मैं लिखूंगा केसी इज इक्वल टू EMF induced in short pitch coil to the EMF induced in full pitch coil। गलत बात की सही बात? जल्दी बताओ, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब जरा समझना इसको ध्यान से। इसको एक और चीज लिख सकता हूं मैं, ध्यान से समझना इसको। मैं एक और चीज बोल सकता हूं, एक्चुअल वोल्टेज जनरेटेड अपॉन वोल्टेज जनरेटेड इसको एक और काम, वोल्टेज जनरेटेड इन फुल पिच। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां वाले केस में रिजल्टेंट क्या है? यहाँ वाले केस में रिजल्टेंट क्या था? ऊपर शॉर्ट पिच वाले में रिजल्टेंट क्या था? AC की वैल्यू निकालनी थी, तो AF की वैल्यू आ रही थी, AC इक्वल टू क्या होगा? 2
E1 cos ऑफ अल्फा बाय 2। गलत तो नहीं? तो शॉर्ट पिच कॉइल का रिजल्ट, शॉर्ट पिच कॉइल में कितनी जनरेट हुई? शॉर्ट पिच कॉइल में कितनी जनरेट हुई? चेक बताओ मुझे। ट्वाइस E1 cos ऑफ अल्फा बाय 2। और फुल पिच जो है, फुल पिच में कितनी जनरेट हो रही थी? फुल पिच में कितनी जनरेट हो रही थी? 2E1। 2E1 ये लिखा हुआ है। यस और नो? जल्दी बताओ। यस सर, यस हाँ सर। यार, पिच में कितनी जनरेट हो रही थी? 2E1। कटेगा तो क्या बन के आएगा? कॉस ऑफ अल्फा बाय अल्फा बाई 2। कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। ठीक है, जी सर। पक्की बात है। अब ध्यान से देखना, फॉर फुल पिच कॉइल, फॉर फुल पिच कॉइल बोला, फॉर फुल पिच कॉइल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बताओ जरा जल्दी से। बोला, फॉर फुल पिच कॉइल अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। अभिषेक कुमार गोला। आदर्श जायसवाल, जायसवाल, आदर्श जायसवाल, अखंड, अखंड प्रताप। यस सर, यस सर। हाँ, फॉर फुल पिच अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी अल्फा बताओ। 0 होगा सर। बहुत बढ़िया। फॉर फुल पिच अल्फा की वैल्यू क्या होगी? 0। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 1। और फॉर शॉर्ट पिच, फॉर शॉर्ट पिच अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शॉर्ट अल्फा, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब हमको पता है कोसाइन फंक्शन जो होता है, कोसाइन फंक्शन ऐसे होता है, यही होता है। कोसाइन फंक्शन ऐसे ही चलता है ना? यस सर। यस सर। cos थीटा थीटा। तो केसी की वैल्यू रिड्यूस करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? तो केसी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। सही है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जब आपकी फुल पिच कॉइल हो रही है तो केसी की वैल्यू 1 आ रही है, और जब आपकी शॉर्ट पिच कॉइल है तो केसी की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है। कोई परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक कोई परेशानी? नो सर। यहाँ तक कोई परेशानी? जल्दी बताओ। किसी को अगर सवाल, नो सर। किसी को सवाल सॉल्व करना है दोबारा? जल्दी बताओ। किसी को दोबारा कैलकुलेशन देखने एक बार कैसे करा? जल्दी देखने हैं? जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। वरना देखने हैं कि चले आगे? बच्चों बताओ, किसी को ट्रायंगल वाला कैलकुलेशन दोबारा देखना है कि छड़े चले आगे बस सीधा? सर आगे चलते हैं। चलो तो एक काम करते हैं। अच्छा पहली बात तो अब मुझे ये बताओ, ये शॉर्ट पिच कॉइल, शॉर्ट पिच कॉइल करते क्यों है? शॉर्ट पिच कॉइल करते क्यों है? देखो, ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल, और ये हो गया तुम्हारा साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये हो गया इनका मीडियन। मतलब ये होगी तुम्हारी कॉइल की पिच। इसके बाद तुमने बोला, यहाँ से उठाते हैं, और उसके बाद तुमने बोला कि ये होगी तुम्हारी कॉइल साइड 1 और ये होगी तुम्हारी कॉइल साइड 2। ओके सॉरी, ये होगी तुम्हारी कॉइल साइड 2। उसके बाद तुम बोलते हो कि सर इसको अगर इसको मैं ऐसे कर देता हूं तो तुम बोलते हो कि सर ये एक फुल पिच कॉइल है। गलत तो नहीं? ये एक फुल पिच कॉइल है। सही बात की गलत बात? यही तो होता है, यही होता है। मगर अब तुमने क्या बोला? तुमने बोला कि सर अगर मैं इसको यहां कर देता हूं, ये स्टार्टिंग से यही रहेगा, मेरा फिनिश यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और ये बोलोगे तुम ये शॉर्ट पिच कॉइल हो गई, ये होगी शॉर्ट पिच, और ये वाले हो गई फुल पिच। क्या एडवांटेज नजर आ रहा है? जल्दी बताओ, क्या एडवांटेज नजर आ रहा है? क्या सर एडवांटेज? कॉपर सेविंग हो रही है। बहुत बढ़िया। क्यों? जल्दी बताओ। कॉपर सेविंग हो रही है, क्यों? सर मटेरियल कम हो गया ना, मतलब स्पैन कम हो गया कॉइल का। अगर कॉइल का स्पैन कम हो गया तो ठीक है, स्पैन मतलब फैलाव। स्पैन का मतलब, हाँ ये सर। स्पैन का हिंदी में जो मतलब होता है उसका मतलब होता है फैलाव। ठीक है, तो अगर फैलाव कम हो गया तो सिंपल सी बात है, देखो लेंथ ऑफ दिस जो हम लोग बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका? नाम क्या रखा था हम लोगों ने? बताओ जल्दी से।
इसका नाम क्या रखा था? नाम क्या रखा था इसका, याद है किसी को? कंडक्टर के अलावा जो तारे बन रही थी उसका नाम क्या रखा था? देखो बताया था ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। क्या बोला था? एंड कनेक्शन बोला था ना। ये देखो, ये क्या बोलते हैं इसको? एंड कनेक्शन। तो बेसिकली क्या कर रहे हो, जब शॉर्टिंग पिच हो रही है तो कॉपर सेविंग क्यों हो रही है? क्योंकि तुम्हारा जो एंड कनेक्शन है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट मतलब, सॉरी, शॉर्ट वर्ड बोलना गलत है इसमें, वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, एंड कनेक्शन स्मॉल हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कॉपर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि जनरली लोग पूछना पसंद करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है, तो उसका आंसर यही है आपका, कॉपर की सेविंग। ठीक है, दूसरा एक और ऑप्शन है, एक और चीज है जिसको थोड़ा सा रखना है। ठीक है सर, ईएमएफ आपका मोर साइनसॉइडल हम लोग अचीव कर सकते हैं? प्रूव करो। सर मतलब सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी आएगी उसकी वजह से, पोल्स की वजह से, वो मतलब दो जो पोल क्या कहते हैं उसके अंडर होगा कंडक्टर दोनों, तो सर क्या कहते हैं मोर ओवर मतलब फ्लैट टॉप टाइप रहेगी। ट्रेपेजॉइडल। हाँ सर, ट्रेपेजॉइडल। बिल्कुल सही, लेकिन तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पे क्या होता है कि इट रिड्यूसेस द हार्मोनिक इफेक्ट, and the EMF induced is sinusoidal in nature. ठीक है, हो गया क्लास? ये वाला पॉइंट क्लियर? पूरा फुल पिच और शॉर्ट पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर? फुल पिच और शॉर्ट पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं? जल्दी बताओ। अलीजा? साइनोसॉइडल वाला क्लियर नहीं है सर। साइनोसॉइडल वाला क्लियर नहीं है, चलो बताता हूँ होता क्या है बेटे। अगर मैं कहता हूँ ये हमारे पोल के नीचे सीधा सीधा आता है, पोल के नीचे जब सीधा सीधा आता है तो बेसिकली होता क्या है, जो ईएमएफ इंड्यूस की शेप आती है वो ऐसे कुछ कुछ करके आती है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। इसे तुम क्लिप्ड साइन वेव भी बोल सकते हो या ट्रेपेजॉइडल वेव फॉर्म भी बोल सकते हो, ऐसी आती है। मगर जब शॉर्टिंग कर देते हो, जब शॉर्ट कर देते हो तो बेसिकली दोनों के ईएमएफ का आपस में इंटरेक्शन रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो वेव फॉर्म होती है प्योरली साइनोसॉइडल वेव फॉर्म पकड़ लेती है। इसका रीजन मैं तुम लोग को प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता हूँ, बट अभी इसको ऐसे ही रखो थोड़ा सा। ठीक है, प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा इसको, इतना रखो इस चीज का अभी, क्योंकि आगे और भी टॉपिक एक अच्छा बचा हुआ है, इसलिए मेरा टारगेट है पहले उसको जल्दी से जल्दी मिलता है। ठीक है, बेसिकली साइनोसॉइडल वेव, अभी रुक जाओ, मशीन, ये वैसे भी मशीन डिजाइन का है, तुम लोग में इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता, मगर पता होना चाहिए, इसमें कुछ इशू नहीं है, अगर मैं बता दूंगा चिंता मत करो। तो इसके अंदर क्या होगा, साइनोसॉइडल इन नेचर वेव फॉर्म आती है। ठीक है, अलीजा इकबाल, अलीजा? यस सर। यहाँ तक का हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। किसके पॉइंट ऑफ व्यू? फ्रॉम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो उठाएंगे हम टॉपिक, उठा रहे हैं वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब जरा एक काम करता हूँ, मैं वापस एक डायग्राम उठा रहा हूँ जो कि मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये वाला कंट्रोल सी वंस अगेन, और ये उठाया, इसको मारा है। आ जाना भाई, क्यों बुरा मान रहा है? कंट्रोल सी वेक्टर, अभी उठाया कंट्रोल। ओके जी क्लास, अब जरा समझ लो, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करना है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की मतलब बात करेंगे, एक्सक्यूज मी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले ना हम लोग आज थोड़ी सी गणित पकड़ने वाले हैं, बहुत इत्मीनान से चलना, साथ साथ गड़बड़ हो जाती है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। अपना हो गया स्टेटर,
ठीक है, जरा स्लॉट्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, कितने हो गए? 12 स्लॉट्स हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। 12 स्लॉट्स हो गए, मतलब मैंने कहा कि मेरे पास 12 स्लॉट है। ठीक है जी। अच्छा, पोल कितने हैं? पोल कितने हैं जल्दी बताओ, पोल कितने हैं? पोल कितने हैं पोल। इस मशीन के पोल कितने हैं? 4 4। पोल। देखो दोस्तों, इस बात को प्लीज वैसे मत लेना, ये फिगर बनाने में मेरे को टाइम लगा और तुम लोग को भी टाइम लगाना पड़ेगा, इसको गारंटेड लेके चलो, तुम लोग को भी टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? इस फिगर को बिल्कुल ऐसे ही समझाना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत सुकून से धीरे 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 टॉपिक समझना। अच्छी बात है कि आज क्लास थोड़ी सी लंबी मिल गई हम लोग को, इत्मीनान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब एक बात याद रखो, हम लोग वाइंडिंग जनरली कितने फेज के लिए करते हैं? वाइंडिंग 3 फेज के लिए करेंगे? वाइंडिंग कितने फेज के लिए करेंगे? 3 फेज के लिए करेंगे, हाँ या ना, बताओ मुझे। जी सर। पक्की बात? अच्छा, अब यहां से समझो अगली बात। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे पास स्लॉट पर पोल पर फेज कितने आ रहे हैं, जल्दी बताओ। 3 ठीक है, 3, दोबारा बोलो। सर। 1 1 कैसे पता लगा? सर, सबको डिवाइड इसकी करते वैल्यू गए। इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू, इसको हम लोग बोलेंगे आज के बाद m। क्या बोलेंगे इसको? M। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये हो गया स्लॉट पर पोल पर फेज। देखो, अगर मैं कहता हूं 12 स्लॉट हैं, 4 पोल हैं और 3 फेज है, तो कितना हो गया m की वैल्यू? 1। गलत कि सही? गलत कि सही? ठीक है, सही सर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूं। अगर 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 अब यहां वाले केस में क्या होगा समझना, मतलब तुम्हारे लिहाज से तुम ये कहना चाहते हो, हर बार अगर 1 में डाला, फिर 4 में डाला, सुनना ध्यान से सुनना, 1 में डाला, अगर मैं कहता हूं फेज ए, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, फेज ए की वाइंडिंग कर रहे हैं, लेट अस से 3 फेजेस हैं, 3 फेजेस हैं आर वाई बी, और इसका मतलब हो गया फेज ए बी सी, ये फेजेस हैं, हमने कह दिया ये वाले फेजेस हैं अपने पास। ठीक है, अब जरा समझना है साले केस को, कॉन्फिडेंस समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि मैंने फेज ए की पहली कॉइल यहां डाली, इसको मैं इससे नोट कर रहा हूं। दूसरी कहां डलेगी जल्दी बताओ, दूसरी कहां डलेगी जल्दी बताओ। दूसरी डल गई यहां, जी सर। यहां डलेगी, पक्का बताओ, सही है ना? तीसरी कहां यस डलेगी? सर। यहां। तीसरी डल गई, 2 छोड़े फिर से डल गई 7 यहां, 7 पे डल गई, और चौथी का डलेगी 10 पे डल गई। इसके बाद क्या करा मैंने, इसके बाद चुपचाप इस फेज को निकाला, इस वाली फेज को निकाला, ये निकाला और ये निकाला, तो ये बन गया मेरा फेज ए और ये बन गया मेरा फेज ए डैश। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ, गलत कि सही, मुझे ठीक बताओ। है सर। बात समझ में आई? उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने दूसरा फेज उठाया, दूसरा फेज मैंने उठाया, अलग कलर का फिर से उठाता हूँ, ठीक है, इसको बी फेज को इससे डिनोट कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ डाली वाइंडिंग, फिर कहाँ डालेगी? 5वीं में, फिर कहाँ डलेगी? 8वीं में, फिर कहाँ डलेगी? 11वीं में डल गई। और इसके बाद मैंने क्या करा, इसका देखो, हर फेज की वाइंडिंग का एक सिरा होगा जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग होगा। ये तो वाइंडिंग डल रही है ना, क्या डल रही है? वाइंडिंग। तो ये हो गया तुम्हारा फेज बी और ये हो गया फेज बी डैश। गलत कि सही, जल्दी बताओ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब अगला फेज, लास्ट फेज लेते हैं। लास्ट फेज हमारे लिए ग्रीन वाले कलर में दे देता हूँ, आसानी रहती है उससे। ठीक है, मोटा करते हैं। ठीक है, मैंने एक वाइंडिंग डाली यहाँ, फिर एक वाइंडिंग डाली यहाँ, फिर एक वाइंडिंग डाली यहाँ और एक वाइंडिंग डाली यहाँ। अब क्या हुआ था चेक करो। इसके बाद ओके, फिर क्या करा, मैंने कहा ये आ गया फेज सी बाहर और ये हो गया फेज सी डैश बाहर। गलत तो नहीं?
बाइंडिंग समझ में आई कि नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ, पूरी बाइंडिंग समझ में आई? तीनों फेस की बाइंडिंग कर दी आई गई है, सर। समझ में आ गई? अब जरा बात ध्यान से समझना, अब जरा बात ध्यान से समझना, इस वाले केस में क्या करेंगे हम लोग। अब कुछ अलग सा बताता हूँ। अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं, एक मिनट, अगर मैं फेज ए डैश टू बी डैश और बी डैश टू सी डैश शॉर्ट कर दूं, तो ये स्टार कनेक्शन बन गया कि नहीं बन गया, मुझे बताओ। जी सर। कौन बताएगा? आशना, Star बना कि नहीं बना? कैसे कैसे बना। बना, देखो जरा कैसे बना, देखो जरा, देखो समझो। ए डैश, बी डैश बी, सी डैश सी। आशना, आशना, यस सर। स्टार कनेक्शन दिखा नहीं दिखा? जी सर। मैंने बोला कि अगर ए डैश बी डैश सी डैश सबको शॉर्ट कर दे तो ये बन जाएगा अपना स्टार कनेक्शन। गलत तो नहीं? नहीं सर। एक्सक्यूज मी, रियली सॉरी यार, कोल्ड हिट कर रहा है बहुत बुरा वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, और एक और चीज कर रहा हूँ। अब मैं तुमसे ठीक है, अब मैं तुमसे एक चीज और पूछ रहा हूँ। अगर मैं तुमसे पूछूं, ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या आ रहा है। अगर मैं पूछूं फॉर अ पर्टिकुलर फेज, फॉर अ पर्टिकुलर फेज for a particular phase, what is the angular displacement between adjacent slots? What is the angular displacement between adjacent slots? कौन बताएगा? What is adjacent? What is, क्या बोला मैंने? What is angular displacement between adjacent slots? कौन बताएगा? मतलब मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं, अगर इसको मैं बोलता हूं एंगल बीटा, क्या बोलता हूं? 120 सर। बीटा। रुक जाओ, अभी देखते हैं इसको क्या आएगा। 120 नहीं आएगा, दोबारा सोचो, दोबारा। ठीक है, बीटा। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एडजेसेंट स्लॉट? ठीक है, समझने की बात करना आपको। ठीक है, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं इलेक्ट्रिकल डिग्री के फॉर्म में 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ। ठीक है, 180 डिग्री अपॉन स्लॉट पर पोल। तो जरा चेक करो, इस वाले केस में अपने पास कितना है? 180 डिग्री बाई 3 अपॉन 12 अपॉन 4, तो 3, तो कितना हो गया? 60 डिग्री। अब ये क्या बोला सर? ये कैसे बोला? ये कैसे बोला सर? ये कैसे बोला? ध्यान से देखना, इसको ध्यान से समझना क्या हुआ। अच्छा, ध्यान से समझना, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा नॉर्थ पोल के साथ कंसाइड और ये मेरा साउथ पोल के साथ कंसाइड है, तो ओके, इसको मैंने 1 बोला था, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना हो जाता है? जल्दी बताओ, ये वाला एंगल कितना हो गया? सर इलेक्ट्रिकल में हाँ, अरे हमेशा मैंने कल बताया है कि जब भी अब बात सर करोगे पाई सर 180 डिग्री, मैंने कल ये बात बोल दी बेटा, जितनी बार जी बोलनी थी। मैंने बार बार बता रहा हूँ कि जो आप बात करोगे प्लीज उसके इलेक्ट्रिकल टर्म से बात किया करो। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 180 180 डिग्री पाई, ठीक है। अब इसको उसने कितने टुकड़ों में तोड़ा है? जरा ध्यान देखो, उसने उसको कितने टुकड़ों में तोड़ा है? एक टुकड़ा ये तोड़ा, दूसरा टुकड़ा ये जोड़ा और जी तीसरा सर। टुकड़ा ये जोड़ा, 3 टुकड़ों में जोड़ा। तो दो एडजेसेंट पोल के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180 बाई 3 180 बाय 160 डिग्री। और यहाँ से तो ये निकल के आया। मैंने क्या बोला? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट। यही तो दो एडजेसेंट स्लॉट कौन से हैं? 1 और 2 के बीच में एंगल कितना होगा? 1 और 2 के बीच में एंगल कितना होगा?
1 और 2 180/360। 180/3। अब ध्यान से देखना इसमें गलती क्या होती है। इसमें जनरली जब आदमी बात करता है वो क्या कहता है कि एडजेसेंट स्लॉट। अब सुनना गड़बड़ कहाँ होती है, ये हमेशा किसके टर्म से बात करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म से। अब बंदा कहाँ फंसता है, बंदा क्या करता है, जो गलत तरीका है मैं बता दे रहा हूँ, इसका जो रॉन्ग वे है, इसका जो रॉन्ग वे है वो कहता है एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट। ठीक है भैया, एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट, कहता है ठीक है निकाल दे रहे। वो कहता है स्टेटर की शेप क्या है, सर्कुलर। क्या कहता है, स्टेटर की शेप क्या है, सर्कुलर। तो टोटल एंगल कितना हो गया 360 डिग्री, और नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं 12। तो आंसर कितना आ रहा है 30 डिग्री। 30। वो निकाल के बैठ जाता है ये, मगर वो एक चीज भूल जाता है कि जो उसने निकाला है वो किसमें निकाला है, इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल। मैकेनिकल डिग्री। जबकि अगर उसको इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में निकलवाओगे तो आता है थीटा ई इज इक्वल टू p/2 थीटा m। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या है 4, तो इसके अंदर थीटा इलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तुम इससे भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं, तुम इससे भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं मुझे। मगर पॉइंट यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आगे रुक गए तो तुम तो मैकेनिकल डिग्री के टर्म्स में आंसर निकाल के दे रहे हो ना, जबकि मैं किसमें मांग रहा हूँ, मुझे किसमें चाहिए इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में, मुझे किसमें चाहिए इलेक्ट्रिकल डिग्री के टर्म्स में। आशना पॉइंट क्लियर बेटा, जन्मजय Yes. जन्मजय यस सर, यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब यहाँ से ना थोड़ी बात और बढ़ाते हैं, अब यहाँ से एक बात और बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ध्यान से उसका मतलब बात समझना। अब मैं क्या क्या बोलने वाला हूँ, अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, टोटल ईएमएफ जो इंड्यूस होगा, टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो हर स्लॉट में कितना आ रहा है उससे इंड्यूस होगा ना। टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो हर स्लॉट में कितना आ रहा है उससे इंड्यूस होगा, हाँ कि ना, जल्दी बताओ, अरे बताओ ना। टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ मुझे, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बताओ बेटा, कोई तो बताओ। बेटा बोलो प्लीज, कुछ तो बोलो कुछ। इसका मतलब सुनो, अब यहाँ से इसका मतलब समझो। अच्छा एम क्या निकला, इसको ध्यान से पकड़ो, अब यहीं से समझना शुरू करो, मैं समझ गया यहाँ पे डाउट हो रहा है, ध्यान समझो, फिर से बोल रहा हूँ। एम क्या निकला, स्लॉट पर पोल पर फेज। मतलब कि ध्यान से समझना, इसका मतलब सिंपल सी बात है, मतलब एक फेज की, ओहो सॉरी, मतलब एक फेज की वाइंडिंग को, सॉरी मतलब क्या बोला, एक फेज की वाइंडिंग को, एक फेज की वाइंडिंग को एम स्लॉट में डाला जाएगा, एम स्लॉट में डाला जाएगा। गलत बात की सही बात, गलत बात की सही बात, जरा चेक करो। एक फेज की वाइंडिंग को एम स्लॉट में डाला जाएगा, ठीक है। गलत बात की सही बात, बताओ मुझे, हेलो। अगर m इज इक्वल टू 1 है, m इज इक्वल टू 1 है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर m इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी बताओ। अगर m इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या हुआ, बताओ बेटा। अगर m इज इक्वल टू 1 है इसका मतलब क्या होगा, बताओ मुझे। तो मतलब एक फेस की वाइंडिंग को एक स्लॉट में डाल रहा है। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एक में डालो, एक में डालो, तो सॉरी, एक में डालो और एंड फिर अगले स्लॉट में दूसरे के बाद सेकंड अदर अगले दूसरा अलग फेज की डालो, अलग फेज की डालो, ही डालो। फिर समझो इसका मतलब क्या बोल रहा है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो बोल रहा है कि
एक में डालो और फिर अगले स्लॉट में अलग फेज की डालो। अब ध्यान से देखना, अगर मैं कहता स्लॉट की वैल्यू 24 कर देता है यहाँ पर, अगर मैं बोलता कि मैं स्लॉट की वैल्यू 24 कर रहा हूँ, स्लॉट की वैल्यू 24 कर रहा हूँ, तो और एम और उसके बाद पता ही मुझे अगर मैं बोलता हूँ पी की वैल्यू 4 है और फेजेस की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू क्या हो जाती है जल्दी बताओ? एम की वैल्यू क्या हो जाती है? एम की वैल्यू आती है स्लॉट पर पोल पर फेज, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 24/4 into 3 दैट बिकम कम टू 2। मतलब यहाँ पर 24 होता तो इसका तो सिंपल सी बात है, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में ए फेज की डलती, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में ए फेज की डलती। अब जरा चेक करेंगे इसको कैसे समझाएंगे सर, इसको कैसे पकड़ेंगे सर आप, अब इसको समझिए सर। 24 है 24, तो इसका मतलब ध्यान से देखना 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रक्चर बनता फिर उसमें देखिए इसमें, ये सब डिजाइनिंग से खुल रहा है, ध्यान से पकड़ना। और मैंने पहले ही कहा है ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसको समझो। ये ऐसे बनता, तो ये पहला स्लॉट बन के आता, ये तेरा पहला स्लॉट बन के आता और ये तेरा छठा स्लॉट बन के आता। अब चेक करो क्या होता है इस वाले केस में, इसमें और इसमें ए फेज की डलती, इसमें और इसमें ए फेज की डलती, इसमें और इसमें बी फेज की डलती, फिर इसमें और इसमें ई फेज की डलती। मतलब बेसिकली m इज द नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे इसको ध्यान से समझना, m इज द नंबर ऑफ consecutive slots, m is the number of consecutive slots, is it okay? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ पहले। m is the number of consecutive slots, ठीक है? बताओ या नहीं बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, मुझे पता है डाउट हो रहा है, इस टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से चलो, कोई टेंशन की बात नहीं, एक बार और पढ़ाऊंगा पूरा टॉपिक, चिंता मत करो। ठीक है, अब यहाँ वाले केस में ठीक है, अब मैं बोलता हूं, अब मैं क्या बोलता हूं, अब मैं बोलता हूं इस वाले स्लॉट पे जो वोल्टेज जनरेट हुई वो ईसी जनरेट हुई, और इस वाले स्लॉट पे वो वोल्टेज जनरेट हुई वो ईसी जनरेट हुई। तो टोटल फेज ए की कितनी वोल्टेज जनरेट हुई? टोटल फेज ए की कितनी जनरेट हुई? टोटल फेज ए की जनरेट कितनी हुई? टोटल जल्दी बताओ, टोटल 2 ही से। अरे और क्या, टोटल जनरेट बेटा देखो ध्यान से समझना। अब यही तो पॉइंट हम गड़बड़ कर गए, इनके बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तो है, उस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? अभी बताया था, दो एडजेसेंट पोल के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? बीटा से 60 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये सारी कॉइलें पर्टिकुलर फेज की एक में डाल दी जाती है, इफ ऑल द वाइंडिंग is put in one slot, तो उस वाले केस में टोटल जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता? ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होता? ईएमएफ इंड्यूस होता है एमईसी। गलत तो नहीं भैया, सबका अर्थमेटिक सम तो हो जाता? हाँ कि ना, जल्दी बताओ बेटा, बोलो मुझे जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, मगर अब क्या हो रहा है, अब बट since they are in different slot, arithmetic addition is not possible. Is it okay? अगर सारे के सारे ध्यान से सुनना, if all the winding is put in one slot, तो EMF equal to 1 EC, इस वाली वाइंडिंग का नाम होता है कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। नाम सुना है ये वर्ड? नाम सुना है? यस सर। इस वाली वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? कंसेंट्रेटेड वाइंडिंग। पक्की बात, कुछ गलत तो नहीं। अब बात पकड़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा। जरा सब ऊपर आ जाओ, अब जरा ये डायग्राम देखो, बड़ा खतरनाक सा डायग्राम है और मैं इसको वन नोट पे बना नहीं पाया, ऑल्दो मैं चौक डस्टर पे बना लेता हूँ, मगर मैं इसको अभी यहाँ पर बना नहीं पाया। अब जरा चेक करो, लेट अस से
पहले वाले के एक मिनट, लेट अस से पहले वाला जो बन के आया, लेट अस से जो पहला वाला बन के आया वो ये बन के आया, ये बोला ये है EC1, ठीक है EC1, ठीक है। दूसरा वाला स्लॉट, दूसरा वाले का जो आएगा वो अलग एंगल पे आएगा, दूसरा वाला अब किस पे आएगा, ठीक है। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, ये वाला हमने बोल दिया AB जो है वो EC1 है। अब ठीक है, दूसरा वाला जो दूसरे पोल से दूसरे स्लॉट में है उसको तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आएगा ना, आया ना। दोनों के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, जल्दी बताओ। दूसरे स्लॉट में, ये अनदर स्लॉट में है, BC दूसरा वाला है, BC इक्वल टू EC2, और ये अलग स्लॉट में है, अलग स्लॉट में है, अलग स्लॉट मगर कॉन्जिक्यूटिव पर कॉन्जिक्यूटिव, अलग स्लॉट पर कॉन्जिक्यूटिव। तो इनके बीच में एंगल, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जल्दी बताओ। दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आशना बोलो बेटे, दो कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बीटा बोलते हैं, सर। बीटा बोलते हैं बेटा, याद रखो, ये चीज गड़बड़ानी नहीं है, अगर गड़बड़ा गया तो खत्म हो जाएगा सब कॉन्सेप्ट। इनके बीच का एंगल क्या बोलते हैं, बीटा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, EC1 और EC2 के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, बीटा। बना या नहीं बना, ये देखो, दिखाई दिया, दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, जल्दी बताओ, हाँ या ना, बोलो बेटा, हेलो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद क्या हुआ, लेट अस से और आगे बढ़े, तो अगली वाली स्लॉट अभी कॉन्जिक्यूटिव में डली हुई, तो उसके अंदर भी बीटा, इसका बीटा। अब मैं बड़ा सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, ये कितने स्लॉट्स का दिखा रहा है, जल्दी बताओ, ये कितने स्लॉट्स का दिखा रहा है, ये कितने स्लॉट्स के अंदर दिखा रहा है, ये कितने कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में दिखा रहा है, बताओ मुझे, बताओ बेटा, समझो बच्चे, समझो, ध्यान से समझो, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पकड़ो, क्योंकि अगर ये गड़बड़ाया तो सब जाएगा हाथ में, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला कॉइल, ये हो गया मेरा दूसरा कॉइल, ये हो गया मेरा तीसरा कॉइल, और ये हो गया मेरा चौथा कॉइल, सॉरी ये हो गया मेरा चौथा कॉइल। तो यहाँ पे वो क्या लेके चल रहा है, कितने कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स मिले उसको, जल्दी बताओ, कितने कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स हैं, है तो उसी फेज की ना, तभी तो एंगल बीटा 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 है। चलो समझो इसको और ध्यान से पकड़ो, उसने बोला ऐसे कुछ ऐसी बात कर रहा है, पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट। अब समझो, पहले और दूसरे स्लॉट के बीच का एंगल कितना, अतर बोलना, पहले और दूसरे के बीच में एंगल कितना, बीटा, बहुत बढ़िया, बीटा। दूसरे और तीसरे के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, फिर बीटा। तीसरे और चौथे के बीच में एंगल, फिर डिस्प्लेसमेंट कितना, बीटा। तो ये तो कर रहा है, देखो बीटा 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 ही तो लेके चल रहा है। इसका मतलब वो एक ऐसी मशीन का सर्कल बना के दे रहा है जहां पे m की वैल्यू 4 है, चेक करो, वो 4 कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट में उसी फेज की डाल रहा है, A B C D, और बिल्कुल सही बात कर रहा है, A B C D, ऐसे डल रही है वाइंडिंग, समझ में आ रही बात, वाइंडिंग ऐसे डल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। जी सर। अगर बाउंसर पड़ गया तो बता दो सर, गायब हो रहा है हल्के से, ठीक है। चलो अभी एक बार समझ लो, फिर दोबारा बताऊंगा, चिंता मत करो, दोबारा बताऊंगा। अब यहाँ पर इस वाले केस में क्या अलजेब्रिक एडिशन कर पाओगे, जन्मजय, जन्मजय, अब क्या इस वाले केस में अलजेब्रिक एडिशन कर पाओगे, नहीं सर, नहीं कर पाओगे ना। तो हमने बोला रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट हमने बोल दिया कि रिजल्टेंट की अगर बात करें तो रिजल्टेंट जो होगा वो मेरा ये होगा, ये वाली लाइन, रिजल्टेंट ये लाइन होगी, ठीक है। AF, गलत तो नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ, सही है। मैंने बोला ये फिगर बना है फॉर m इज इक्वल टू 4, फिर बोल रहा हूँ ये फिगर बना है फॉर m इज इक्वल टू 4, जहां पे एक फेज की वाइंडिंग को 4 कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट्स में डाला गया है। क्या बोला, ध्यान से देखो, ऊपर लिखा भी हुआ वैसे, ध्यान से देखना, द वन फेज वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ कॉइल्स इन m consecutive slots
voltage EC1, EC2 are the individual coil voltage. Each coil voltage EC will be out of phase with the next coil voltage by a slot angle, slot pitch B. मतलब बीटा, मतलब जिस एंगल को हमने निकाला था उसको हमने बोलते हैं स्लॉट पिच. क्या बोलते हैं इसको? स्लॉट पिच. क्या बोलेंगे इसको? स्लॉट पिच. ठीक है, अब जरा समझो आगे. अब गणित समझो. अब गणित समझना मुश्किल नहीं है. ओके, अब क्या करा समझ लो. अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि लेट से नंबर ऑफ एंगल इज m इज इक्वल टू 4 लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ पर आसान कर रहा हूँ सब कुछ. अगर मैं पूछूं एंगल OAS कितना होगा, आंसर क्या होना चाहिए? अगर मैं बोलूं एंगल OAF कितना होगा, कौन बताएगा? एंगल OAF. बेटा डाउट हो रहा है क्या ज्यादा? हेलो सर 4 बीटा. ज्यादा हो रहा है डाउट? चलो ठीक है, एक बार मैं इसको मेरे साथ साथ चलो, एक बार समझो, एक बार बस समझ लो, उसके बाद फिर एक बार अच्छी तरह और दोबारा समझाऊंगा. ये फिगर दोबारा डिलीट करके दोबारा बनाता हूँ. समझो, अगर मैं कहता हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एंगल AOF की वैल्यू क्या होगी? m बीटा. गलत तो नहीं है? जल्दी बताओ. एंगल AOF की वैल्यू क्या होगी? m बीटा. गलत तो नहीं है? जल्दी बताओ. सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं. चलो ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एक और एंगल पूछो. एंगल AOB कितना होगा? एंगल AOB कितना होगा? AOB देखो, m बीटा बाय अगर नहीं, कहाँ से m बीटा बाय 2? एंगल AOB पूछा है मैंने. एक मिनट रुक जाओ. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बिल्कुल सही, इसकी वैल्यू हो जाएगी m बीटा बाय m. तो क्या हो जाएगा? बीटा हो गया ना? हाँ या ना? हेलो, यस सर. Yes, sir. सही है. एक मिनट रुको, छोड़ दो कंट्रोल C. एक मिनट रुकना, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट. रुक जाओ, अब पूरा समझ, एक बार दोबारा समझा रहे हैं, बहुत इशू हो जाएगा इस तरह. तो एक सेकंड रुकना, एक सेकंड. बस एक सेकंड रुकना बच्चों, परेशान ना हो, मैं एक सेकंड में आ रहा हूँ वापस. मैं फिगर को जरा पेंट में एडिट कर रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों को समझा पाऊँ पूरा. एक सेकंड. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड. ओके, तो क्या फिगर नजर आ रहा है? ये बताओ पहले मुझे, फिगर नजर आ रहा है? फिगर नजर आ रहा है? जल्दी बताओ. हेलो, यस सर. यस सर. ध्यान से, अब बिल्कुल ध्यान से बनना. अब फिगर बना रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा. मैं सोच रहा पहले 11:30 छोड़ दो, 11:15 बज जाएगी क्लास. ठीक है, समझ लो. ठीक है, क्या शुरू करा मैंने कहा कि ये रहा पहले वाले स्लॉट में फंसा हुआ, पहले वाले स्लॉट में ये है, पहले वाले स्लॉट में ये आ रहा है. ठीक है, और इसी क्या मैंने क्या करा, ध्यान से समझा. मैंने एक फेज की वाइंडिंग को, वन फेज की वाइंडिंग को मैंने क्या करा है, वन फेज की वाइंडिंग को
वन फेज की वाइंडिंग को एम कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट में तोड़ा है, एम कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट में डाला है। एम कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट, अच्छा स्लॉट पिच कितनी होती है? स्लॉट पिच क्या होता है? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट स्लॉट, टू एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है भाई, बताओ जरा जल्दी। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, पास इसको हम लोग पास बीटा। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला, अब थोड़ा समझना। मैंने कहा ये पहले वाले स्लॉट में आया, उसका ईएमएफ ये रखा हुआ है, उसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ, लेट अस से EC1। ठीक है, दूसरे वाले स्लॉट में जो आया, जो दूसरे वाले स्लॉट में है, उसकी वैल्यू ये हो गई, उसको वैल्यू बोली ये हो गई, और उसकी वैल्यू रख दी मैंने EC2। अब आप चेक करिएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिटवीन EC1 एंड EC2 शुड बी इक्वल टू स्लॉट पिच, हाँ या ना? सही बात की गलत बात, जल्दी बताओ बेटा, बोलो प्लीज, कोई चीज तो बताओ। सही है सर। सही है। इसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये तीसरा स्लॉट कॉन्जिक्यूटिव वाला पकड़ लो, इसमें भी जो वोल्टेज जनरेट हो रही है। अच्छा, दूसरे और तीसरे के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? दूसरे और तीसरे के बीच में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वंस अगेन कितना हो जाएगा? बीटा। सही है। और मैंने बोल दिया कि ये रहा मेरा चौथा वाला, ये मैंने क्या बोला, ये है मेरा चौथा वाला, और चौथे वाले ने भी ये जनरेट करा EC4। अच्छा, तीसरे और चौथे के बीच में वापस कितना होगा? एंगल कितना होगा? बीटा। मैंने इस फिगर को बहुत ध्यान से आपको समझाया था। वो क्या बोला था? मैंने कहा था स्लॉट ये 1 2 3 4, मैं यहाँ पे 4 बोल रहा हूँ। ऐसे वाइंडिंग डाली गई, फिर यहाँ से निकाली, ऐसे निकाली गई, ऐसे कॉइल डाली गई, फिर ऐसे निकाली गई, ऐसे डाली गई, और फिर ऐसे निकाली और ऐसे डाली गई। इसमें जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसकी वैल्यू EC1, इसकी वैल्यू EC2, इसकी वैल्यू EC3, इसकी वैल्यू EC4। अब आपको अगली चीज जो ध्यान देनी थी वो ये थी कि इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? बीटा, कॉन्जिक्यूटिव के बीच का। सही बात है, गलत बात यहाँ पे समझ में आया? कोई गलत तो नहीं? ठीक है, अब ध्यान से सोचना, अगर ये सारी की सारी वाइंडिंग एक ही स्लॉट में डाल दी जाती, ठीक है, अगर ये सारी की सारी वाइंडिंग एक ही स्लॉट में डाल दी जाती, इफ all the coils were placed in a single slot, तो हम लोग क्या कर सकते थे? अर्थमेटिक एडिशन हो सकता था या नहीं हो सकता था? अर्थमेटिक एडिशन हो सकता था। ठीक है, अर्थमेटिक एडिशन हो जाता। और अगर मैं कहता हूं m स्लॉट्स टोटल हैं, तो टोटल क्या होता है? अर्थमेटिक क्या होता है? m इंटू EC। अगर मैं बोलता हूँ सब में भी EC जनरेट हो रहा है, मतलब EC1 is equal to EC2 is equal to so on is equal to EC, तो टोटल हम कह देते MEC हो जा रहा, हाँ या ना? यस सुनो, जल्दी बताओ। सही बात की गलत बात? सही बात। मगर अब वेक्टर एडिशन करना है, तो वेक्टर एडिशन के लिए क्या करोगे? अब तुम बोलोगे मुझे कि सर वेक्टर एडिशन करना है, ध्यान से पकड़ना, तो तुम मुझे बोलोगे सर वेक्टर एडिशन के लिए ये जो है ना AF, अब इसका रिजल्टेंट बनेगा। गलत तो नहीं? तुम मुझसे क्या बोलोगे कि सर AF इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस E यूज नहीं करा होगा उसने जहां तक है, प्लस DF। E से यूज करा क्योंकि EMF होता है। सही बात, यहाँ पे दिक्कत तो नहीं? उसने कहा यही इसका रिजल्टेंट बनेगा अगर M में फैला दे रहे हो तो। अच्छा, एक चीज मैंने और बताई थी कि अगर सारी की सारी कॉइल्स एक ही स्लॉट में प्लेस कर देते तो उसका नाम क्या कर देते हम लोग? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। बोला था ना? जी सर। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है एनालाइज करो वोल्टेज कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। मैंने कहा लेट द एंगल पॉइंट O बी द सेंटर ऑफ दिस सेमी सर्किल। लेट द पॉइंट O बी द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस सेमी सर्किल। मैंने कहा ये एंगल पकड़ो, एक मिनट रुको, मैंने उससे बोला कि मुझे ये एंगल पकड़ो, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? एंगल AOF कितना हो जाएगा? एंगल AOF कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? M बीटा। m beta M बीटा, बिल्कुल सही बात है, M बीटा।
वेयर m इज द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्लॉट। ठीक है, ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पूछ रहा हूँ एंगल ये कितना होगा, क्या बताओगे? बीटा बीटा एंगल एम बीटा बाई एम। एंगल AOB इसकी वैल्यू क्या, सॉरी 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 सॉरी, एंगल AOB इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा। एम क्या बीटा बाई एम। क्यों बीटा? क्योंकि ये एंगल जब एक्सटीरियर, देखो जरा चेक करो कैसे, मैंने बोला चेक करना। अच्छा, एंगल ट्राइंगल AOB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। गलत बात की सही बात? जल्दी बताओ कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? एंड सही ट्राइंगल बात सर, रेडियस है वो। हाँ जरा चेक करो, यहाँ पे समझना, OB इज इक्वल टू AO हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सर्किल के रेडियस है। आशना, बात समझ में आ रही है? जी सर। ठीक है, तो इसको ले लिया, ये वाला एंगल कौन सा हो गया? ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? ये एंगल क्या हो गया? बीटा। एक मिनट चेंज कर रहा हूँ कलर। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बीटा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, पॉइंट इस पे एक मीडियन ड्रॉप करा, इससे मीडियन ड्रॉप करा। अब जब मीडियन ड्रॉप करा होगा, लेट्स से एट पॉइंट एम पे नहीं, एम क्या नहीं, एम नहीं लूंगा, क्या ले लूँ उसको, लेट्स से एट पॉइंट जी, एक पॉइंट जी पे मीडियम ड्रॉप करा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब ट्राइंगल से मीडियम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो क्या होता है, मुझे बताओ? आइसोसेलेस 90 ट्राइंगल डिग्री एंगल बनता है और बाइसेक्ट और होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। मतलब AB इज इक्वल टू BG हो जाएगा, AG इज इक्वल टू BG हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। जी सर। AG इज इक्वल टू BG हो जाएगा। मैंने क्या करा, ट्राइंगल AOB में O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा AB पर। अब मैंने देखा AOB कैसा था, AB इज इक्वल टू सॉरी OA इज इक्वल टू OB, ये था। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, AB की वैल्यू हो जाएगी AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AG। गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। सही बात की गलत बात बताओ। सही बात है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे ये बताओ, एंगल AOG कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ, एंगल AOG कितना हो जाएगा? बीटा बाई एंगल टू। सिंपल बात, बीटा बाय, बहुत बढ़िया, बीटा बाय 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बीटा बाय 2। यहाँ तक बिल्कुल सही समझ सब पहुंच गया, सही बात। जी तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जरा चेक करना। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OA इज इक्वल टू, कि मैं लिख सकता हूँ OA इज इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ? OA इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ मुझे। क्या लिख सकता हूँ? जी cos बीटा बाई क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ बेटा, बताओ जरा। OG cos बीटा बाई नहीं, इस फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहा ना मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे, इसको चलो थोड़ा चेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखता हूँ, AG इज इक्वल टू, AG को लिखो जरा OA के टर्म्स में, AG को लिखो OA के टर्म्स में, लिखो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ। सर AG साइन बीटा बाई टू। AG साइन बीटा बाई 2 को लिखोगे, OA साइन बीटा बाई 2 लिखोगे ना? हाँ सर, वही ओ ए बीटा बाई टू। हाँ लिखोगे ना, AG इज इक्वल टू लिख सकते हो OA साइन ऑफ बीटा बाई टू। बीटा बाई 2, तो नहीं जी सही है सर। यहाँ तक? ठीक है, तो AB Yes, की sir, वैल्यू yes. क्या हो जाएगी? AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ AG, तो इसकी वैल्यू होगी ट्वाइस OA साइन ऑफ बीटा बाई 2। गलत तो नहीं? हाँ या ना, जल्दी बताओ। सही है, चेक कर Yes, लो। sir. तो ठीक है, तो अगर एक कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती, सुनना ध्यान से, इफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती, इफ कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग होती तो नेट EMF इज इक्वल टू MEC इज इक्वल टू M
ए बी लिख सकता था नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ। लिख सकता था नहीं लिख सकता, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग MEC Yes, इक्वल टू sir. M लिख सकते थे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ M इंटू ट्वाइस OA साइन ऑफ बीटा बाय 2। गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। लिख सकते थे या नहीं सही लिख बात। सकते थे? पक्की बात। चलो अब क्या, मगर अब जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, कैसी वाइंडिंग है? जब डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो रिजल्टेंट क्या है? जल्दी बताओ। तो रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट कौन सा है? जल्दी बताओ। तो रिजल्टेंट क्या है? AF है। बढ़िया। तो रिजल्टेंट क्या है? AF है। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब ध्यान से देखना, फिर से ऊपर शुरू कर रहे हैं। अगर मैं ट्राइंगल AOF देखूं, कौन सा देखूं? ट्राइंगल AOF देखूं। देख लो जरा ट्राइंगल को AOF है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं है? देखो जल्दी देखो। अगर मैं ट्राइंगल AOF देखूं तो ये Yes, एक sir. Isosceles radius ही तो. सर आएगा। ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर OA इज इक्वल टू OF है, तो ये भी कैसा हो गया? आइसोसेलेस। Yes, sir. ठीक है भैया। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो सॉरी गलत कर रहा हूं। अगर मैं O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं AF पर, लेट्स से पॉइंट H पर, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, चेक करना। अगर मैंने क्या करा, O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, किस पर? AF पर। किस पर? पॉइंट, कौन से पॉइंट पर? पॉइंट H पर। तो मैं लिख सकता हूं, इस वाले पॉइंट पर लिख सकता हूं, जरा चेक करना। AH इज इक्वल टू HF बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बाइसेक्ट करेगा या नहीं Yes, करेगा? sir. करेगा। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं AF इज इक्वल टू ट्वाइस AH। गलत तो नहीं? सही बात गलत बात, जल्दी बताओ। सही है सर। हाँ जी, यार, sir. सही है। चलो सही है। अब मैं ट्राइंगल AOH देख रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल देख रहा हूँ? ट्राइंगल AOH। ट्राइंगल AOH देखूं, ध्यान से देखना। ट्राइंगल AOH क्या देख रहा हूँ? ट्राइंगल AOH। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर गिराया था। ये वाला एंगल तो कितना हो गया? 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। कौन सा sir? AOH. नहीं, हाँ, एंगल AOH कितना हो जाएगा? एंगल AOH कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। Sir, M beta by 2. एंगल AOH की वैल्यू क्या हो जाएगी? M बीटा बाय 2। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखना, हाँ देख लो, चलो सही है। अब इसको ध्यान से देखना। अगर मैं एंगल AOH से देखूं, तो ध्यान से देखना, AH को बेस बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? ट्राइंगल AOH को देखूं तो AH को बेस बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? Yes, sir. Yes, sir. Base ही है वो. बेस? अरे नहीं, बेस कहाँ है? परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ। परपेंडिकुलर है सर। हाँ, ट्राइंगल AOH देखूं, AOH को देखूं तो AH को बोल सकता हूं मैं परपेंडिकुलर, और OH को बोलता हूं मैं बेस, और OA को बोलता हूं मैं हाइपोटेन्यूज। चेक करो, गलत बात सही बात, चेक करो। OH को बोलूंगा बेस, AH को बोलूंगा परपेंडिकुलर, और OA को बोलूंगा हाइपोटेन्यूज। गलत बात सही बात, जल्दी बताओ। सही बात है सर। सही बात है। तो मैं AH को लिख सकता हूं, तो मैं AH को लिख दूं सीधा। AH इज इक्वल टू क्या लिखूं? AH इज इक्वल टू OA साइन M बीटा बाय 2। गलत बात की सही बात। भैया तुम्हारे पास ये ट्राइंगल बना दिख रहा है, चेक करो। तुमने ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, ऐसा। ठीक है, ये ट्राइंगल दिख रहा है। तुम्हारा OH बेस है, क्या है? बेस। OA तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बना हुआ तुम्हारा। सही बात। और तुमने क्या बताया था अभी? एंगल AOH तुम्हारा है M बीटा बाय 2। तुमने यही तो बोला, तुमने ये ट्राइंगल है तुम्हारा M बीटा बाय 2, यही बोला था।
अब मैं बोलूं साइन एम बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बोलो, कोई बंदा जल्दी बोलो, साइन एम बीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, एच जल्दी बाय बताओ। AH upon एच बाय AO। ओ ए, यही ओ वही चीज है। ये याद नहीं है क्या, हिंदी में किसी ने पढ़ा नहीं है क्या आज तक, किसी ने देखा इसको कि नहीं देखा आज तक ये? ओके, सारे इंग्लिश मीडियम वाले हो, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज चलेगा, तो इस वाले केस में आगे बढ़ो, तो लिख सकता हूँ AH इज इक्वल टू लिख सकता हूँ OA साइन ऑफ M बीटा बाय 2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो जल्दी बताओ। यस सर। हाँ या ना, जी लिख सर। सकता हूँ। अच्छा, और हमने एक चीज और पता करी है क्या, कि AF इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OAH, तो इसको मैं लिख सकता हूँ AF को ट्वाइस OA साइन M बीटा बाय 2, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, यस और नो, जल्दी बताओ। जी सर। लिख सकता हूँ। अब ध्यान से समझना, अब जो KD होता है, KD इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसका एक और नाम है ब्रेड्थ फैक्टर। इसकी वैल्यू होती है रिजल्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉन रिजल्टेंट इन कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग, ठीक है। अब रिजल्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड क्या था, AF, यही तो था। रिजल्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्या था, AF ही तो था, हाँ या ना, जल्दी बताओ, देखो सर्किल ऊपर ध्यान से, हाँ या जी ना। सर। और जबकि रिजल्टेंट इन कंसंट्रेटेड क्या था, M इंटू AB, यही था, सही है। अब जरा वैल्यू पुट कर लो, बस सीधी सीधी बात खत्म करते हैं इसको, तो जल्दी बताओ, करें या ना जी करें। सर। AF की वैल्यू क्या हो जाएगी, AF की वैल्यू लिखी है हमने, AF की वैल्यू डाली हुई है, क्या डाली हुई है, AF की वैल्यू डाली है ट्वाइस OA साइन M बीटा बाय 2, इसकी वैल्यू हो गई ट्वाइस OA साइन M बीटा बाय 2, और इसकी वैल्यू क्या है, M इंटू AB, ऊपर लिखा हुआ था, कहाँ डाला था, ये रहा, इसकी वैल्यू ये लिखी हुई है, इसकी वैल्यू क्या डाली हुई है, M इंटू ट्वाइस OA साइन बीटा बाय 2, यही तो है, चेक करो, हाँ या ना, यस यस सर। और नो। ठीक है, अब देखो जरा काटा पीटी करना शुरू करो, तो कटेगा क्या क्या कटेगा, 2 से कटा 2, OA से कटा OA, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, KD की वैल्यू हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की वैल्यू है साइन M बीटा बाय 2 अपॉन M साइन बीटा बाय 2। याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, चलो थोड़ा सा रिलैक्सिंग बात करते हैं। आज तुम लोग वीडियो देख लेना, कल एक बार दोबारा बात करेंगे इस पे, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ तक? वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है, एक बार वीडियो देख लेना जी सर। और एक बार दोबारा इस पे बात करेंगे। अच्छा, मेरे ख्याल से ड्रॉ करने में ज्यादा समझ में आया होगा कैसे कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो जी नहीं? सर। यस सर। एक बार ना, एक बार आप लोग क्या नाम है, वीडियो देख लेना पूरा तमीज से, मैं इसको